Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. बच्चों, कभी सोचा है कि रियल पावर यानी असली शक्ति क्या होती है? ये चैप्टर उसी असली पावर के बारे में है जिसने सच में मॉडर्न इंडिया को शेप किया है। देखो, जब भी हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हमें फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद आते हैं, राइट? लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई में विमेन का पार्टिसिपेशन यानी महिलाओं की जो भागीदारी थी वो ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़्यादा थी। और ये आज़ादी स्टूडेंट्स सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी, समझना इस बात को। ये आज़ादी थी एक पुरानी दबी हुई सोच से, एक ऐसी मेंटालिटी से जो औरतों को हमेशा पीछे रखती थी। सो दिस वॉज अ फाइट फॉर अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। और पता है, ये जो जोश था, यह आज़ादी का जज्बा, ये 1947 के बाद रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, यानी आज़ादी के बाद के दौर में, जब देश को बिल्कुल नए सिरे से बनाना था, तब भी हर एक फील्ड में, आई मीन एवरी सिंगल फील्ड, विमेन ने बहुत ज़ोरदार कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनका योगदान हर जगह था, जिससे उस बिल्डिंग की नींव रखी गई। अ फाउंडेशन वॉज लेड, जिसे हम आज मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को, इनके योगदान को एकदम डिटेल में समझेंगे। और हाँ, उन लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी उन कानूनों के बारे में जो उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के बाद नारी शक्ति ने अपना दम कैसे दिखाया। आज़ादी के बाद वुमेन पावर का जो पहला बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्रदर्शन देखा गया ना, वो तब हुआ जब महिलाओं ने अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ के इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाई। जरा सोचो, अजीब लगता है ना कि 1972 में मुंबई की औरतें अपने हाथों में बेलन यानी रोलिंग पिन्स लेकर सड़कों पर क्यों उतार आई थी? ऐसा क्या हो गया था? ये था लाटने मोर्चा यानी रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या थी? देखो, दिवाली का फेस्टिवल नज़दीक था और अचानक ज़रूरी चीज़ें जैसे तेल, घी, मैदा मार्केट से एकदम गायब हो गई। केरोसिन बहुत महंगा हो गया। अब इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? घर के किचन पर, जिसे अक्सर औरतें ही संभालती हैं। ये उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम बन गई। स्टेप 2, द लीडर। इस मोर्चा को लीड किया उस वक्त की फेमस सोशलिस्ट लीडर मृणाल गौड़ ने। उनका नाम 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। स्टेप 3, द एक्शन। मुंबई में औरतें अपने हाथों में बेलन लेकर सड़कों पर आ गईं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, उन्होंने हथियार क्या चुना? बेलन और रोलिंग पिन, जो किचन का सिंबल है, उससे उन्होंने प्रोटेस्ट का सिंबल बना दिया। कितना पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये, जो कह रहा था कि हमारे किचन की प्रॉब्लम अब देश की प्रॉब्लम है। और स्टेप 4, द रिजल्ट। ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा और पूरे देश को पहली बार महिलाओं की इस यूनाइटेड पावर की एक झलक दिखी। एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों, तो ये चारों पॉइंट जरूर लिखकर आना। लाटने मोर्चा ने तो शहरों में औरतों की ताकत दिखा दी। अब हम देखते हैं कि गांव में जमीन से जुड़कर एक और कितना पावरफुल ग्रासरूट्स मूवमेंट खड़ा हुआ। ग्रासरूट्स मूवमेंट का मतलब समझो पहले। ये एक ऐसा आंदोलन होता है जो आम लोगों द्वारा बिल्कुल जमीनी लेवल से शुरू किया जाता है, ना कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या लीडर्स द्वारा। और ये था द चिपको मूवमेंट 1973। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले खतरा क्या था? हिमालयाज के फुटहिल्स में कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ों की कमर्शियल लॉगिंग करने वाले थे, यानी पैसों के लिए धड़ाधड़ जंगल काटने वाले थे। वहां के लोगों के लिए तो ये पेड़ उनकी लाइफलाइन थे। अच्छा, इस मूवमेंट को शुरू किसने किया? चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये नेम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। लेकिन इस आंदोलन की असली ताकत, द रियल पावर, वहां की औरतें थीं। उन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया। वो पेड़ों से चिपक जाती थीं, लिटरली उन्हें घेर कर बाहों में भरकर खड़ी हो जाती थीं ताकि कोई उन्हें काट ना सके। एक्टिविस्ट गौरा देवी ने इसके लिए अवेयरनेस फैलाई और सुदेशा देवी और बचानी देवी जैसी कई औरतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। पता है क्यों? क्योंकि ये पेड़ उनकी जिंदगी थे। अगर पेड़ कटते तो उनका पानी, उनका चूल्हा, उनके पशुओं का चारा, सब कुछ खत्म हो जाता। दैट्स व्हाई दिस फाइट वाज सो पर्सनल फॉर देम। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि एक सक्सेसफुल मूवमेंट के लिए दोनों जरूरी हैं। एक तरफ सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लीडर्स जो एक विजन देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं, और दूसरी तरफ गौरा देवी जैसे ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट जो जमीन पर आम लोगों को, आम औरतों को उस विजन के लिए इकट्ठा करती हैं। सिंपल भाषा में, एक दिमाग देता है तो दूसरा दिल और जान से उस काम को पूरा करता है। वुमेन पावर का इस्तेमाल सिर्फ महंगाई या एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं हुआ। इसका उपयोग बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज को सुधारने के आंदोलनों में भी किया गया। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, भूदान मूवमेंट।
इमेजिन करो, महिला वॉलंटियर्स गांव-गांव पैदल चलकर बड़े-बड़े जमींदारों को समझा रही हैं कि वो अपनी जमीन दान करें। ये था विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट, जिसमें औरतों ने उनका मैसेज लोगों के दिलों तक पहुंचाया। दूसरा, तेलंगाना पेजेंट्स आर्म स्ट्रगल। ये एक आर्म स्ट्रगल था, यानी हथियारबंद संघर्ष जमींदारों के जुल्म के खिलाफ। इसमें औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया और उनकी लड़ाई से उस एरिया को बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी से आज़ादी मिली। और तीसरा, जिसे हम अब डिटेल में देखेंगे, एंटी लिकर मूवमेंट। 1992 में आंध्र प्रदेश में शराब के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। अब इस स्लाइड में देखो कि कैसे एक छोटी सी कहानी और एक दुखद घटना ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। स्टेप 1, द क्राइसिस। जब घर का मर्द शराब में डूबा रहता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को झेलनी पड़ती है, गरीबी, मारपीट और दुख। आंध्र प्रदेश में यही हो रहा था क्योंकि सरकार ने हर गांव में अरक यानी लोकल शराब की दुकानें खोल दी थी। स्टेप 2, द कैटलिस्ट यानी चिंगारी कहाँ से लगे। एक लिटरेसी प्रोग्राम में सीता माँ कथा सुनाई जाती थी। सीता की एक कहानी जो अपने गांव को शराब से आजाद करवाती है। इससे औरतें इंस्पायर हुईं। फिर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में 3 नौजवान लड़के नशे में झील में डूबकर मर गए। स्टेप 3, द एक्शन। इस घटना के बाद गांव की औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने जबरदस्ती शराब की दुकानें बंद करवा दी। और स्टेप 4, द इम्पैक्ट। जब अखबारों ने ये खबर छापी तो ये आग की तरह पूरे स्टेट में फैल गई। सरकार पर इतना ज्यादा प्रेशर बना कि उन्हें शराब के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी ही पड़ी। ये दिखाता है कि आम लोग मिलकर सरकार को भी झुका सकते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स जमीनी स्तर पर हो रहे थे तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यानी देश और दुनिया के लेवल पर इन मुद्दों को इग्नोर करना अब मुश्किल हो गया था। अब सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ा। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया 1975 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर घोषित किया। सोच के देखो, पहली बार पूरी दुनिया में यूएन के प्लेटफॉर्म पर वुमेन्स इश्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। दिस वाज अ ह्यूज स्टेप। इसके 3 मेन थीम्स थे: पीस यानी शांति, डेवलपमेंट यानी विकास, एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन यानी स्त्री पुरुष समानता। ये तीनों थीम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। अब जब दुनिया में ये हो रहा था तो इंडिया कैसे पीछे रहता? इसके रिस्पॉन्स में 1975 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई, द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसकी चेयरपर्सन थी डॉक्टर फूल रेणु गुहा। ये नाम याद रखिएगा। इस कमेटी का काम था एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे करना। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है बिल्कुल डिटेल में, हर एंगल से अ कंप्लीट स्टडी करना। तो इस कमेटी ने क्या क्या देखा? उन्होंने सब कुछ स्टडी किया। सोसाइटी में औरतों की पोजीशन क्या है, उनकी एजुकेशन, उनकी सैलरी, जो औरतें काम करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी हेल्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट द फीमेल मेल रेशियो। उनका मकसद था हर एंगल से औरतों की असली कंडीशन को समझना। अब इस स्लाइड पर जो टेबल है उस पर फोकस करो। ये फीमेल मेल रेशियो का डेटा है पर 1000 मेन। 1951 में 1000 मर्दों पर 946 औरतें थीं। ओके, 1971 में ये नंबर घटकर 930 हो गया, थोड़ा नीचे गया, और 1991 में ये नंबर और भी नीचे चला गया, सिर्फ 927। बच्चों, ये सबसे निचला पॉइंट था। 1000 मर्दों पर सिर्फ 927 औरतें। ये डेटा एक वेकअप कॉल था, एक अलार्म बेल थी। एक बहुत सीरियस सवाल सामने आ गया था। आखिर आज़ाद इंडिया में महिलाओं की संख्या कम क्यों हो रही थी? तो इसका कारण क्या था? जब इस सब को एनालाइज किया गया तो आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत गहरी और सच्ची बात कहती है। द रूट्स ऑफ सेवरल ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस लाई इन द मेंटालिटी ऑफ मेन। सीधे शब्दों में, प्रॉब्लम औरतों में नहीं थी, प्रॉब्लम उस सोच में थी, उस मेल सेंटर्ड मेंटालिटी में थी जो लड़के को लड़की से ऊपर मानती है, जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं जिंदा है। इस सर्वे, इस डेटा और जमीन पर चल रहे मूवमेंट्स से जो अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा हुई, उसके कारण बहुत सारी डेडिकेटेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। अब ये लड़ाई सिर्फ सड़क पर मोर्चों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित रूप ले रही थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। 1975 में इस समिति ने एक स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हर तरह की महिलाएं शामिल हुईं। फिर 1978 में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पब्लिश किया। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जेंडर, कास्ट और वर्णा के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगी। और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आर्ट और कल्चर का सहारा लिया। सोचो कितना स्मार्ट तरीका था। स्ट्रीट प्लेस यानी नुक्कड़ नाटक जैसे मुलगी झाली हो
गीतों का कलेक्शन जैसे स्त्री मुक्तिची ललकारी, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक मूवमेंट सिर्फ नारों से नहीं बल्कि गीतों और कहानियों से भी लोगों के दिलों तक पहुंचता है। और ये सिर्फ एक संगठन की बात नहीं थी, पूरे देश में बदलाव की एक लहर उठ रही थी। दिल्ली में प्रमिला दंडावते ने महिला दक्षता समिति बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ने अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना बनाई, और महाराष्ट्र में तो जैसे एक एक्सप्लोजन ही हो गया। पुणे में, नासिक में, लातूर में, हर जगह, और इन सब के साथ हर जगह एंटी डाउरी कमिटीज बन रही थीं। नाम अलग थे, शहर अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, औरतों के हक के लिए लड़ना, डाउरी और डोमेस्टिक अब्यूज जैसे इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाना। तो एक तरफ सड़कों पर संघर्ष चल रहा था, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क बन रहा था। लेकिन किसी भी बड़े मूवमेंट को जिंदा रहने के लिए, उसे सही दिशा में ले जाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, एक वैचारिक आधार यानी एक सोच की नींव की जरूरत होती है। सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। और ये नींव रखी गई विमेन स्टडीज सेंटर्स के जरिए, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में खोले गए, जैसे कि मुंबई में SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी और टिस, फिर सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी और कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी। इन सेंटर्स का काम था विमेंस इश्यूज पर रिसर्च करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना और आगे के लिए एक विजन तैयार करना। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब एक्टिविज्म यानी आंदोलन और एकेडेमिया यानी पढ़ाई लिखाई साथ मिलते हैं, तभी सच्चा बदलाव आता है। इन सेंटर्स ने सड़क के जोश को एक दिमाग दिया, अ ब्रेन टू गाइड द पैशन। हमने इतने सारे मूवमेंट्स देखे, इतने संगठनों की बात की, इतनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत ज़रूरी सवाल पर इस हिस्से को ख़त्म करती है। इवन इन द 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में भी क्या हम इस मेल सेंटर्ड मेंटालिटी से, इस पुरुष प्रधान सोच से पूरी तरह से छुटकारा पा सके हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। ये पार्ट 1 था। इसके आगे की कहानी, आगे के लॉज और स्ट्रगल्स हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.